हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रिकल आचार्य में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं आईटीआई इलेक्ट्रिशियन कोर्स का कंप्लीट सिलेबस और हमने अभी तक 2 यूनिट्स कंप्लीट कर भी ली हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर जैसे बेसिक टर्म्स को समझा था। तो अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सबसे पहले आप पार्ट 1 वाला वीडियो देखिए और उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज इसमें हम लोग बेसिक टर्म्स को समझने वाले हैं और ये बेसिक टर्म्स आपको इस सब्जेक्ट को समझने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, पावर, एनर्जी और ऐसे कुछ बेसिक डेफिनेशंस की। फिर हम लोग ओम्स लॉ को समझने की कोशिश करेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। देन इसके बाद हम लोग किरचॉफ लॉ समझेंगे। दोस्तों, ये जो दोनों लॉज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त इनकी हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है, तो इन पे हमें बहुत ज्यादा फोकस रखना है। देन हम कुछ नियम पढ़ेंगे या कुछ लॉस पढ़ेंगे जो कि रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। फिर हम लोग करंट और टेम्परेचर से रिलेटेड इफेक्ट्स को पढ़ेंगे। देन हम लोग लास्ट में सीरीज और पैरेलल सर्किट के बारे में समझेंगे। तो आज हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सर्किट के बारे में। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सर्किट होती क्या चीज है? जब भी हम लोग किसी सर्किट की बात करते हैं तो सर्किट से हमारा मतलब क्या है? सर्किट का मतलब होता है एक ऐसा रास्ता जिससे आपका करंट फ्लो कर सके। एग्जांपल के लिए आप इस इमेज को देखिए। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सर्किट दिखाया है जिसमें हमारे पास एक सोर्स है, एक हमारे पास लोड है और एक स्विच है। नॉर्मल किसी सर्किट की अगर हम बात करें तो उसमें आपको ये 3 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इन तीनों कंपोनेंट्स का अलग अलग काम है। जैसे इस सोर्स का काम क्या है? इस सोर्स का काम है वोल्टेज सप्लाई करना, जबकि ये जो लोड है ये हमारा कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है। अगर घर का एग्जांपल लें तो घर का जैसे फैन है, कूलर है, एसी है, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं? ये सभी हमारे लिए लोड है। और इस स्विच का काम क्या होता है? स्विच का काम सर्किट को ऑन या ऑफ करने के काम आता है। ठीक है, तो अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो सर्किट क्या चीज होती है? सर्किट वो रास्ता है जिसकी मदद से करंट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर पाता है। और सर्किट से रिलेटेड जो एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि सर्किट हमेशा एक क्लोज पाथ होता है। अब क्लोज पाथ से मेरा क्या मतलब है? तो एग्जांपल के लिए अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर करंट यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करा, अगर करंट ने यहाँ से चलना शुरू करा तो करंट वायर्स की मदद से होता हुआ लोड में जाएगा। देन वापस वो किसके पास आ जाएगा? सोर्स में सेम पॉइंट के पास आ जाएगा। तो सर्किट हमेशा एक क्लोज पाथ को कहा जाता है। तो दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, वो है करंट की। दोस्तों, लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने कुछ बेसिक टर्म्स बताए थे। इसके अंदर मैंने आपको एटम का स्ट्रक्चर बताया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक मेटेलिक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाते हैं अगर हम उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो, राइट। यानी किसी भी मेटेलिक के कंडक्टर के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये सारे बेसिक्स हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। जब हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं तो एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट में इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम लोग करंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट टर्म जिस पे हमें ध्यान देना है वो है डेफिनिट डायरेक्शन। मतलब करंट इज द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ डेफिनिट डायरेक्शन और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मीनिंग करंट किस चीज को कहा जाता है? जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या किसी डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करने लग जाए। जब मैंने बेसिक्स वाला चैप्टर लिया था तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि नॉर्मल स्टेट में जब हमारे सर्किट से करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। यानी ये नॉर्मल अवस्था में भी मोशन में तो होते हैं पर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहे होते। पर जैसे ही हम सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जैसे ही हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, करंट की जब हम बात करते हैं तो करंट को हम कैपिटल आई के सिंबल से डिनोट करते हैं, जबकि इसकी जो यूनिट है, इसको नापने की जो यूनिट है वो एम्पेयर्स होती है। करंट को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग एम्पेयर मीटर कहते हैं और इसका सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में एम्पेयर मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एम्पेयर मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपको टेक्निकल एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि एम्पेयर मीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है या पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, तो वहां पे हमें हमेशा क्या लिखना है कि एम्पेयर मीटर हमेशा सर्किट में किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा? सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ से एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एम्पेयर मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है? लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को खुद से फाइंड आउट करके मुझे कमेंट में बताना है कि क्यों एम्पेयर मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो रखा जाता है। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है ईएमएफ। ईएमएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी ये वो फोर्स है जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक सर्किट में फ्लो कर पाते हैं, या फिर हम दूसरे टर्म्स में कहें तो ईएमएफ वो ताकत है जिसकी वजह से हमारे सर्किट में करंट फ्लो कर पाता है। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है
आप सभी जानते भी होंगे, जिसे हम फेरेडेज लॉ कहते हैं। और फेरेडेज लॉ क्या कहता है कि जब एक मैग्नेट के अंदर, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट के अंदर हमने क्या रखा है, इस मैग्नेट के अंदर हम लोगों ने एक कंडक्टर प्लेस किया हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करती है। तो इस तरह से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जो नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल कर रही होंगी, ठीक है। तो जब हम एक किसी कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, यानी एक कंडक्टर को जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराते हैं, तो ऐसा करने की वजह से इस कंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। मतलब जब भी हम लोग वोल्टेज जनरेशन की बात करते हैं ना, कि किसी कंडक्टर में वोल्टेज जनरेट हो रहा है, तो इसको हम किस टर्म के नाम से जानते हैं, इसी चीज को हम लोग ईएमएफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। ईएमएफ वो ताकत है जिसकी वजह से किसी सर्किट में करंट फ्लो कर पाता है। तो जहां पे भी जनरेशन की बात हो रही होगी, तो सबसे पहले कौन सा टर्म हमारे माइंड में आना चाहिए, सबसे पहले हमारे माइंड में ईएमएफ वर्ड आना चाहिए। पर आजकल ज्यादातर टेक्स्ट में या आम बोलचाल की भाषा में हम लोग ईएमएफ और वोल्टेज को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। मतलब हम इन दोनों टर्म्स को आपस में अदला बदली करके यूज कर लेते हैं, पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। ईएमएफ की जब हम लोग बात करते हैं, तो ईएमएफ को हम लोग कैपिटल ई के लेटर से डिनोट करते हैं, यानी ईएमएफ को कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है। जबकि इसकी जो नापने की यूनिट है वो कौन सी यूनिट होती है, इसको नापने की जो यूनिट है वो वोल्ट्स में हम इस लोग इसे दर्शाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो ईएमएफ है वो किसी मीटर की मदद से नहीं नापा जा सकता, इसको हम लोग हमेशा फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट करते हैं। अब इससे मेरा ये क्या मतलब है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पास एक बैटरी है। तो यहाँ पे एक बैटरी है और फर्स्ट स्लाइड में जब मैंने आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट समझाया था, तो मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में मेनली आपको तीन चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको एक सोर्स देखने को मिलेगा, तो ये बैटरी क्या है, ये बैटरी हमारे पास एक सोर्स है। देन आपको एक स्विच देखने को मिलेगा और तीसरी चीज आपको देखने को क्या मिलेगी, तीसरी चीज आपको देखने को मिलेगी लोड। तो ये हमारा लोड। ऑलराइट, तो जब तक ये जो स्विच है ये स्विच ऑफ कंडीशन में होता है, तब तक हमारे सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। और ऐसी परिस्थिति में अगर आप लोग क्या करें, ऐसी परिस्थिति में जब अगर हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाएं, तो कितना वोल्टेज हमें मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूं कि ये मेरी जो बैटरी है 10 वोल्ट की है, ठीक है, और आपने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया है, तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका स्विच ऑफ है तो इस वोल्ट मीटर पे हमें कितना वोल्टेज देखने को मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में ये जो वोल्ट मीटर है ये हमें कितना वोल्टेज दिखाएगा, ये हमें एग्जैक्टली 10 वोल्ट दिखाएगा, राइट। पर जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, स्विच के ऑन करते ही हमारे सर्किट में इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो शुरू हो जाता है, यानी हमारे सर्किट में से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। और इस करंट के फ्लो की वजह से बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस में एक वोल्टेज का ड्रॉप होता है। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज कोई भी सोर्स जो होता है उस सोर्स का खुद का भी एक रेजिस्टेंस होता है और इस रेजिस्टेंस की वजह से बैटरी के अंदर खुद थोड़ा बहुत पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वोल्टेज का ड्रॉप होता है, जिसे हम लोग वोल्टेज ड्रॉप के रूप में दिखाते हैं। और इसके बाद वोल्टेज ड्रॉप के बाद, मतलब 10 वोल्ट का जो आपका टोटल वोल्टेज था, 10 वोल्ट का जो ईएमएफ था, उसमें से जो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप हुआ उसको घटा देने के बाद यहाँ पे जो वोल्टेज हमें मिलेगा वही ये वोल्ट मीटर दिखाएगा और ऑब्वियसली वो 10 वोल्ट से कम ही होगा। तो ईएमएफ हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम बैटरी के अंदर हुआ वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट करते हैं, फिर हम लोग जो वोल्टेज अवेलेबल है बैटरी के टर्मिनल्स पे, यानी जहां पे हमने लोड को कनेक्ट किया है, जिस टर्मिनल्स पे हमने जहां पे लोड को कनेक्ट किया है उस टर्मिनल पे कितना वोल्टेज आ रहा है लोड को लगा देने के बाद, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से दिखाते हैं। और इन दोनों का जो सम होता है इसी को हम लोग ईएमएफ के रूप में मान लेते हैं कि इस दोनों का जो सम होगा वही हमारा जनरेटेड वोल्टेज या जनरेटेड ईएमएफ होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, वोल्टेज। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ईएमएफ और वोल्टेज इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। तो अगेन वोल्टेज क्या चीज है, वोल्टेज वो एनर्जी है जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए रिक्वायर्ड होती है, जिसे हम लोग कैपिटल वी के सिंबल से डिनोट करते हैं और उसको नापने की जो यूनिट है वो वोल्ट है, राइट। ध्यान दीजिएगा वोल्टेज और ईएमएफ में एक बेसिक डिफरेंस है। यूजुअली आज जो भी नॉर्मल टेक्स्ट में है उस पर आपको सेम मिल सकती है डेफिनेशन, या कुछ कुछ टेक्स्ट में ये डेफिनेशन अलग भी मिलती है, राइट। तो जहां पे भी हम लोग जनरेशन की बात करते हैं वहां पे ईएमएफ जनरेट होता है, पर जब हम लोड कनेक्ट कर देते हैं तो फिर हम लोग वोल्टेज टर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमें याद रखना है। देन वोल्टेज को हम लोग नापते हैं वोल्ट्स में, और इसी की जो एक और यूनिट है वो है जूल पर कूलम। यानी अगर मैं कहूँ 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट का क्या मतलब होता है, 1 वोल्ट का मतलब होता है कि 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए अगर हम लोग 1 जूल एनर्जी खर्च करें तो हम कहेंगे कि हमारे सर्किट में हमने कितनी एनर्जी लगाई, हमने 1 वोल्ट की एनर्जी लगाई, राइट। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि हमने इलेक्ट्रॉन पे कितनी एनर्जी लगाई, हमने इलेक्ट्रॉन पे 1 वोल्ट की एनर्जी लगाई। तो ये डेफिनेशन हमें वोल्टेज की याद रखनी है कि कई बार एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम, वॉट पर सेकेंड, और इस तरह के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। वोल्टेज को नापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान दीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया था कि एम्पेयर मीटर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, इसी तरह से वोल्ट मीटर हमेशा हम लोग किस फैशन में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्शन में
कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वेरी 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 हाई होता है। ठीक है, अगेन आप इसका रीजन सर्च कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्यों वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसे हाई रखा जाता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन किया जाता है या किसी भी पॉइंट का वोल्टेज कैसे डिफाइन किया जाता है। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए दोस्तों, जब भी हम लोगों को वोल्टेज को समझना होता है ना, तो इसे हम लोग इलेक्ट्रिकल हाइट की तरह समझ सकते हैं। मतलब अगर आपको विजुलाइज करना है कि वोल्टेज क्या चीज है और कैसे काम करती है, तो जैसे इलेक्ट्रिकल हाइट पे कुछ नॉर्मल नियम काम करते हैं, उसी तरह कुछ नियम है वो वोल्टेज से सिमिलर है। तो मान लीजिए कि आपके आसपास आप अपनी कॉलोनी में घूम रहे हैं और कुछ बिल्डिंग्स हैं आपके घर के आसपास। ठीक है, तो इस बिल्डिंग का नाम ए है, ये बी बिल्डिंग है और ये सी बिल्डिंग है। तो ये अलग अलग बिल्डिंग्स हैं और हर एक बिल्डिंग की कुछ अपनी हाइट होगी। तो एग्जांपल के लिए पहली बिल्डिंग 100 मीटर की है, दूसरी बिल्डिंग 80 मीटर की है और तीसरी बिल्डिंग 50 मीटर की है। तो आप देखिए कि हमने हर एक बिल्डिंग की हाइट नापी है और मैंने यहाँ पे वो बिल्डिंग की हाइट लिख दी। पर ये हाइट हमने कहाँ से नापी है? इस हाइट को नापने के लिए हमने कहाँ से हमने हाइट को नापना शुरू करा? इस हाइट को हमने नापा है ग्राउंड से, यानी जमीन से हमने एक इंची टेप लिया होगा या एक मीटर लिया हुआ है, फीता लिया होगा, कोई भी हमने डिवाइस लिया होगा और उससे हमने क्या करा है, इस बिल्डिंग की हाइट नापी है। राइट, तो जब हम किसी बिल्डिंग की या किसी भी चीज की हाइट नापते हैं तो हम किसको आधार मानते हैं? हम लोग ग्राउंड से इसको नापना शुरू करते हैं। तो ग्राउंड की हाइट 0 मीटर है और यहाँ से हमने हाइट नापना शुरू करा। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब भी हम किसी भी पॉइंट का, किसी भी तार का या किसी भी जगह का हम लोग वोल्टेज लिखते हैं, तो वो वोल्टेज हमेशा एक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नापा जाता है। यानी एक कॉमन पॉइंट होता है, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग उसका वोल्टेज लिखते हैं। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट पे भी अप्लाई करके बताता हूँ। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपके पास एक सर्किट है और यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस इस तरह से लगाया हुआ है। ये रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2 है और ये पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, आपको कोई ये बोलेगा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब आपको ये बताना है कि अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक वोल्ट मीटर लगाएं तो कितना वोल्टेज हमें मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ही होता है कि दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज डिफरेंस हमें निकालना होता है। तो इसको बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सब कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए का वोल्टेज निकालेंगे। पॉइंट ए का वोल्टेज कैसे निकाला जाएगा? जैसे हमने बिल्डिंग की हाइट नापी थी, ए बिल्डिंग की हाइट हमने कैसे नापी थी? हमने ग्राउंड से बिल्डिंग ए की हाइट नापी थी, कितनी थी वो? 100 मीटर थी। राइट, और ऐसे ही अगर आपको कोई बोलेगा कि आपको हाइट का डिफरेंस बताना है ए और बी बिल्डिंग का, तो कैसे आप निकालेंगे डिफरेंस? आप ए बिल्डिंग की हाइट से माइनस कर देंगे बी बिल्डिंग की हाइट। सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगाइए। अगर आपको ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो कैसे हम निकालेंगे? सबसे पहले हम ए पॉइंट का वोल्टेज लिखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग बी पॉइंट का वोल्टेज लिखेंगे। और ये दोनों वोल्टेज हम लोग किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। मतलब हमने ग्राउंड से इन दोनों पॉइंट्स का वोल्टेज नापा है। ऐसे ही किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज लिखा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ए पॉइंट का जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट था और बी पॉइंट का जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट है। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा या वोल्टेज डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? वो 1 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आगे जब हम लोग रेजिस्टेंसेस के बड़े बड़े नेटवर्क को सॉल्व करेंगे तो वहां पे बहुत काम आने वाले हैं। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर भी होगी। इसी चीज को मैंने इस डायग्राम में भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों का जो वोल्टेज डिफरेंस है उसे हम लोग कैसे दिखा रहे हैं? उस डिफरेंस को हम लोग VAB की मदद से दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, वो है पावर। पावर क्या चीज होती है? एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिस रेट से काम होता है इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर के नाम से जानते हैं। अब इस चीज का क्या मतलब है? एग्जाम्पल के लिए दो हीटर ले लेते हैं। हीटर 1 है हमारे पास और हीटर 2 है। तो हीटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्क की जब हम बात कर रहे हैं तो हीटर का काम क्या है? हीटर का काम होता है पानी को गर्म करना। राइट, अभी सर्दियों का मौसम भी चल रहा है, पानी को गर्म करने के लिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि 100 वाट का हीटर है और ये 200 वाट का हीटर है। तो मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सा हीटर पानी को जल्दी गर्म करेगा? यानी कौन सा इन दोनों में से हीटर है जिसकी काम करने की जो दर होगी, जिसकी जो काम करने का रेट होगा वो ज्यादा होगा? ऑब्वियसली 200 वाट का जो हीटर है वो पानी को जल्दी गर्म कर पाएगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि पावर का क्या मतलब होता है। पावर का जितनी ज्यादा पावर होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, उतनी ज्यादा रेट से इलेक्ट्रिकल वर्क उस सर्किट में किया जाएगा। या अगर आपका घर का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि आपके घर में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हुए हैं। ठीक है, पावर को डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल P का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो इसकी यूनिट है वो क्या है? इसकी जो यूनिट है वो वॉट होती है। इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग वॉट मीटर कहते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। देन इलेक्ट्रिकल पावर को कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है
जो हम सभी को याद रखना है वो है वोल्टेज इनटू करंट। नॉर्मल डीसी सर्किट्स में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि किसी नॉर्मल डीसी सर्किट का अगर आपको पावर कैलकुलेट करना है तो वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इससे आपको पावर मिल जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पावर की जो यूनिट है वो वॉट होती है, इसी वॉट यूनिट को हम लोग जूल पर सेकंड के हिसाब से भी लिख सकते हैं, यानी वॉट को हम लोग जूल पर सेकंड भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जूल पर सेकंड आया कैसे, तो जैसे हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रिकल पावर जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल वर्क, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना इलेक्ट्रिकल वर्क किया गया। तो इलेक्ट्रिकल वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, W अपॉन टी, टी फॉर टाइम, राइट। इलेक्ट्रिकल वर्क को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है वो V इंटू आई इंटू टी होता है, और टाइम तो टी है, तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो इसलिए हमारे जो इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट आई वो इलेक्ट्रिकल पावर का जो फॉर्मूला आया वो वोल्टेज इंटू करंट आया। ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के लिए ये आपका एक कोई भी लोड है और इस लोड पे आपने क्या करा है, एक 100 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया है। ठीक है, और इस लोड से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 10 एम्पीयर का करंट जा रहा है। तो पावर कैलकुलेट आपको करनी है, तो सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया पावर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वोल्टेज इनटू करंट। तो लोड के अक्रॉस मतलब लोड के टर्मिनल पे कितना वोल्टेज आ रहा है, ऑब्वियसली 100 वोल्ट ही आ रहा है। करंट कितना जा रहा है लोड के अंदर, करंट जा रहा है लोड में 10 एम्पीयर, तो टोटल पावर कितना है 1000 वॉट, राइट। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, एग्जांपल के लिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ कि आपको ये दे दिया कि लोड का जो रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस आपको दे दिया, मान लीजिए आपको ये कहा है कि ये जो लोड है 100 वाट का लोड है, तो आपको कैलकुलेट करके बताना है कि करंट की क्या वैल्यू होगी। तो सेम फॉर्मूले की मदद से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बहुत आसान है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, और अगर आपको करंट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, पावर को वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे और इसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप सभी आंसर को कैलकुलेट कीजिए और कमेंट में इसका आंसर मुझे बताइए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। इसको अगर हम आसान शब्दों में कहें तो देखिए, टोटल जो आपके पावर है इसको अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड आती है वो हमें मिल जाता है। उदाहरण के लिए मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि हमारे पास एक हीटर है और हीटर की रेटिंग मैंने मान लीजिए कि आपकी हीटर की रेटिंग है 200 वाट। अगर आप इस 200 वाट के हीटर को 5 घंटे तक चलाओ, ठीक है, आप इसको 5 घंटे तक चलाओ तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कंज्यूम करेगा, कितने यूनिट ये पावर कंज्यूम करेगा। तो बहुत आसान, जैसे मैंने आपको बताया कि पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलता है, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देने पे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है 200 इंटू 5 कितना आएगा 1000 वाट। इसने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी, इसने 1000 वाट की एनर्जी कंज्यूम करी। इसी को हम एनर्जी के टर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम ये कहेंगे कि ये जो आपका हीटर है इसने कितनी यूनिट बिजली कंज्यूम करी, इसने 1 यूनिट बिजली कंज्यूम करी। ठीक है, तो 5 घंटे चलने पे 200 वाट का जो हीटर है वो कितनी यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा, वो 1 यूनिट की बिजली कंज्यूम करेगा। ठीक है, ऑलराइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग जूल्स या फिर वॉट पर सेकंड में डिनोट करते हैं, पर जूल और वॉट पर सेकंड बहुत छोटी यूनिट्स हैं। अगर हम लोग इंडस्ट्रियल यूनिट की बात करते हैं या फिर प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करते हैं तो यूजुअली आप अपने घरों में भी देखेंगे कि आपका जो मीटर होता है वो किलोवाट आवर में होता है, यानी जो हमारी जो प्रैक्टिकल कंजम्पशंस है वो किस यूनिट में लिखी जाती है, प्रैक्टिकल कंजम्पशन हमेशा किलोवाट आवर में दिखाई जाती है। उदाहरण के लिए आप अपने घर के जो अलग अलग लोड है उनको देख लीजिए, मान लीजिए जैसे आपका फैन है, देन एसी है, कूलर है, टीवी है, तो ये काफी बड़े बड़े लोड होते हैं, कोई 70 वाट है, कोई 60 वाट है, तो ऐसे टोटल मिला के जो हमारा लोड आएगा वो बहुत बड़ी यूनिट आएगा, राइट। और इसी वजह से जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो किलोवाट आवर्स में होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो आई होप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या चीज होती है दोस्तों, हर एक मटेरियल की या किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो मटेरियल करंट के फ्लो को अपोज करता है, मतलब वो कुछ ना कुछ अमाउंट में करंट के फ्लो को अपोज करेगा। अगर हम लोग बेसिक वाले लेक्चर पे जाएं तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि मटेरियल 3 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर, राइट। तो अगर हम लोग इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का डिफरेंस देखें तो हमने क्या डिस्कस किया था, हमने ये देखा था कि जो इंसुलेटर होता है इनका जो रेजिस्टेंस होता है, जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, जबकि जो कंडक्टिव मटेरियल्स होते हैं इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है, पर रेजिस्टेंस दोनों के अंदर होता है। तो मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो को अपोज करे, इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग
रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। रेजिस्टेंस को डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल आर के लेटर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, ओम्स, जिसे हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। दोस्तों अलग अलग वैल्यूज के रेजिस्टेंसेस को डिनोट करने के लिए, दर्शाने के लिए हम लोग अलग अलग तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए अगर मुझे 1 मेगा ओम के रेजिस्टेंस को दिखाना है तो उसे हम लोग 1 और कैपिटल एम और ओम के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही 1 किलो ओम के सिंबल को शॉर्ट फॉर्म में दिखाने के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, और 1 मिली ओम के सिंबल को दिखाने के लिए हम लोग स्मॉल एम का इस्तेमाल करते हैं। तो मेगा और मिली में हम कैपिटल और स्मॉल का डिफरेंस रखते हैं, जबकि माइक्रो ओम के रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए 1 और म्यू का सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस थे जो कि सर्किट में हमें कई बार देखने को मिलते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, मतलब ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारा जो रेजिस्टेंस है किसी भी सर्किट का या किसी भी एलिमेंट का वो अफेक्ट हो सकता है। तो किसी भी सर्किट में या किसी भी एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस है वो 3 चीजों से अफेक्ट होता है। पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब अगर किसी कंडक्टर का अगर हम लोग लेंथ चेंज कर दें, वेरी कर दें, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाता है। और लेंथ और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ, मतलब लेंथ बढ़ेगी, अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। ठीक है। देन एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब अगर हमारा एरिया बढ़ेगा, कंडक्टर का एरिया बढ़ेगा, तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो घटेगी। तो पहला नियम हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरा हमने क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट क्या है, उस कांस्टेंट को हम लोग रो के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। यानी मैंने जैसा आपको शुरुआत में बताया कि एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 3 चीजों से अफेक्ट हो सकता है। पहला है लेंथ, दूसरा है क्रॉस सेक्शन एरिया, और तीसरी चीज है रेजिस्टिविटी। हर एक मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो अलग अलग होती है, और ये किस चीज पे वेरी करती है, उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो भी होगा उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है। तो मटेरियल टू मटेरियल जो रेजिस्टिविटी होती है वो हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है। तो ये चीज हमें, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है, रेजिस्टेंस इज रो L by A। यहाँ पे L क्या है, लेंथ है, A क्रॉस सेक्शन एरिया है, और रो क्या है, रो इज रेजिस्टिविटी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। दोस्तों एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 के अंदर एक लॉ बनाया, उन्होंने एक नियम बनाया, और इस नियम की मदद से उन्होंने ये बताया कि एक मेटेलिक कंडक्टर में वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है, वो ओम्स लॉ ने हमें कैलकुलेट करना सिखाया। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ हमें ये बताता है कि किसी क्लोज सर्किट में जो बहने वाला करंट है I, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स, यानी उस सर्किट में जो वोल्टेज हमने अप्लाई करी है, और ये जो करंट है ये करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस सर्किट के रेजिस्टेंस के। राइट। यहाँ पे जो चीज हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि ये सारी चीज, ये जो ओम्स लॉ है ये वैलिड कब है, ये वैलिड तभी है जब हमारा जो टेम्परेचर है या फिजिकल कंडीशंस जो है वो कांस्टेंट है। फिजिकल कंडीशंस का मतलब क्या है कि जो आपका वायर का लेंथ है वो कांस्टेंट है, राइट, आपके कमरे का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, वायर के ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दिया गया है, तो ये सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट मानी गई है। ओम्स लॉ ने हमें ये बताया कि एक मेटालिक कंडक्टर में या फिर एक रेजिस्टिव सर्किट में जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज अप्लाइड के, और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो करंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। ठीक है। इन दोनों को हम कंबाइन करके अगर ऐसा मान ले कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो करंट इनटू रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होती है। ओके। तो और ये लॉ हमें सर्किट को सॉल्व करने में बार बार हेल्प करने वाला है। तो ये चीज हमें अच्छे से याद रखनी है कि V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ को आप इसी फॉर्म में याद रखेंगे, और डेफिनेशन एग्जाम में लिखने के लिए डेफिनेशन आप ये वाली डेफिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लॉ है वो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं। कॉम्प्लेक्स सर्किट्स का मेरा मतलब क्या है कि ऐसा सर्किट जिसके अंदर कई सारे ब्रांचेस लगे हों, कई सारे रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में लगे हों, तो इन सर्किट्स को सिंपल हम लोग ओम्स लॉ की मदद से सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने के लिए हमें किरचॉफ्स लॉ की मदद लेनी पड़ती है। किरचॉफ ने हमें 2 नियम दिए थे। पहला नियम है किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में KCL के नाम से जानते हैं, और जो दूसरा नियम है वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे हम लोग KVL के नाम से जानते हैं। तो KCL और KVL ये 2 नियम है जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले हम लोग
किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ हमें क्या बताता है कि एक सर्किट में किसी जंक्शन पे आने वाले करंट और उसी जंक्शन से निकलने वाले करंट्स को अगर हम लोग जोड़ दें तो वो क्या होगा, वो हमेशा जीरो मिलेगा। या फिर दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि एक जंक्शन से आने वाले और निकलने वाले करंट जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अब इस बात से मेरे क्या मतलब है, इसको इस डायग्राम से मदद से समझते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को हम लोग जंक्शन कह रहे हैं। जंक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे रेलवे जंक्शन होता है ना, बहुत सारे ट्रेन जहां पे आके मिले, तो ऐसे ही एक सर्किट में जहां पे बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारी तारे एक दूसरे से आके जुड़े, इस पॉइंट को हम लोग जंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि इस जंक्शन पे आने वाला करंट कौन सा है, I1 की जो डायरेक्शन है वो देखिए इनकमिंग है, मतलब जंक्शन की तरफ ये करंट आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही I2 भी जंक्शन की तरफ करंट आ रहा है। तो हम अकॉर्डिंग टू KCL क्या लिख सकते हैं, मैं अगर यहाँ पे लिखूं अकॉर्डिंग टू KCL के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, आने वाला करंट कौन सा है, I1 जमा I2 किसके बराबर होनी चाहिए, पहली लाइन पढ़िए, एट ईच जंक्शन द करंट द सम ऑफ द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कौन से हैं, I1 और I2 इनकमिंग करंट है, और आउटगोइंग करंट कौन से हैं, I3 I4 और I5। तो I3 जमा I4 जमा I5, यही हमारा KCL है। बहुत आसान है KCL लगाना, किसी भी सर्किट में बहुत आसानी से KCL लगा सकते हैं। तो बस इनकमिंग करंट्स के सम को हमें आउटगोइंग करंट्स के सम के बराबर रख देना है। तो ये काफी सिंपल है। ठीक है, अब सेकंड जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, अगर आप इन्हीं करंट को इस तरफ ले आए, इन सभी करंट्स को इस तरफ ले आए, जैसे हम एक नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो हम क्या पाएंगे, I1 जमा I2, और जब आप इस I3 को इस तरफ लेके आएंगे, I4 को इस तरफ लाएंगे, I5 को इस तरफ लाएंगे, तो ये सभी माइनस के हो जाएंगे। तो जो हमारा सम आएगा वो अलजेब्रिक सम जीरो हो जाएगा। तो यही हमारा KCL है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर KVL। KVL हमें ये बोलता है कि क्लोज सर्किट में जो टर्मिनल पे हमने जो वोल्टेज अप्लाई करी है, ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम लोग इंडिविजुअल एलिमेंट में हुए वोल्टेज ड्रॉप के सम के हिसाब से दिखा सकते हैं। अब इस लाइन से मेरा क्या मतलब है, उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, और इस वोल्टेज सोर्स से हमने क्या करा है, वोल्टेज अप्लाई किया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास अलग अलग रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, R1 R2 R3। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि किसी सर्किट से जब करंट पास होता है, ठीक है, तो इस करंट की वजह से हर एक रेजिस्टेंस में क्या होगा, एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिस वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग ओम्स लॉ की मदद से ही दिखाते हैं। अभी हमने ओम्स लॉ पढ़ा, और ये क्या होता है, I इंटू R, यानी इस रेजिस्टेंस से बहने वाला करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, इसको हमने नाम दिया V1, दूसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आया, इसको हम नाम दिया हमने V2, और तीसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, इसको नाम दिया हमने V3। तो R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, उसको हमने क्या नाम दिया, V1, और इसको हमने कैलकुलेट कैसे किया, इस रेजिस्टेंस से बहने वाला करंट वो कितना करंट बह रहा है, इससे I1, और रेजिस्टेंस की वैल्यू R1। ठीक है, ऐसे ही R2 से जो बहने वाला करंट है वो अगेन I है, और R2 का जो रेजिस्टेंस है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमें V2 की वैल्यू मिली, और ऐसे ही हमने R3 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप निकाला। तो KVL हमें क्या बोलता है कि जो टोटल वोल्टेज V है, जो हमने अप्लाई करी थी, ये V क्या होगी, ये टोटल वोल्टेज V होगी, सम होगी इंडिविजुअल एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुए इनका, मतलब V इज इक्वल टू V1 जमा V2 जमा V3। अगर यहाँ पे और रेजिस्टेंसेस लगे होते तो उन सभी का ये हम लोग सम करके लिख सकते थे। तो ये सिंपल सा KVL हमारा है। तो हमने अभी तक 3 नियम पढ़े हैं। पहला हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, मैंने ओम्स लॉ आपको बताया, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, दूसरा मैंने आपको नियम बताया KCL का। KCL में हमने क्या समझा था कि किसी भी जंक्शन में आने वाले करंट और उस जंक्शन से निकलने वाले करंट का जो सम होगा जीरो होगा। ठीक है, और तीसरा हमने क्या पढ़ा, तीसरा हमने KVL पढ़ा। KVL में मैंने क्या बताया आपको कि जो टोटल अप्लाइड वोल्टेज V होती है वो क्या होती है, वो इक्वल होती है इंडिविजुअल एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उनके सम के। ठीक है, ऑलराइट, देन KVL हमें क्या बताता है कि अगर हम इन सभी का अलजेब्रिक सम निकालें, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि V इज इक्वल टू V1 जमा V2 जमा V3, और अगर आप क्या करें, इन तीनों वोल्टेजेस को लेफ्ट साइड में लाएं तो इनका जो अलजेब्रिक सम आएगा वो क्या आएगा, वो जीरो आने वाला है। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा KVL था। नेक्स्ट पढ़ते हैं करंट के इफेक्ट्स, मतलब करंट से क्या क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जब हम लोग करंट से होने वाले इफेक्ट्स की जब बात करते हैं तो मेनली ज्यादातर जो इफेक्ट्स हम लोग देखते हैं वो है करंट का हीटिंग इफेक्ट और करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब
ये दोनों ऐसे एप्लीकेशन हैं जो आपको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा करंट के और भी कई सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे कि केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं? केमिकल इफेक्ट का इस्तेमाल हम लोग देखते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए, राइट। तो जैसे ही हम लोग बैटरी को करंट देते हैं तो बैटरी के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, तो इसीलिए इसे हम लोग केमिकल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और इसी चीज का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करते हैं, और ऐसी कई सारी स्पेशलाइज एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोग केमिकल इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। हीटिंग इफेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है और जो बहुत इजीली हम देख सकते हैं कहाँ पे? इलेक्ट्रिकल आयरन में, हीटर्स में, ओवंस में और बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? मोटर्स में, फैंस में, और कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें हम लोग ये मैग्नेटिक इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन गैस आयनाइजेशन इफेक्ट। दोस्तों क्या होता है कि अगर हम लोग एक सील्ड ट्यूब ले और इस सील्ड ट्यूब के अंदर कोई स्पेशल गैस भर दें, और जब अगर हम इससे करंट पास कराते हैं तो ऐसा करने से लाइट इमिट होती है, और इसी इफेक्ट का इस्तेमाल हम लोग फ्लोरेसेंट लैंप्स में, मरकरी वेपर लैंप में और ऐसी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के लिए करते हैं। देन गैस आयनाइजेशन इफेक्ट के बाद हमें जो करंट का नेक्स्ट इफेक्ट देखने को मिलता है वो है स्पेशल रेज इफेक्ट। मतलब कई स्पेशल एप्लीकेशंस में करंट से हम लोग स्पेशल रेज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे जब आगे जाके अपने कोर्स में जब आप लोग कोरोना इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और ये नॉर्मल कोरोना, बीमारी वाला कोरोना नहीं है, इलेक्ट्रिकल वाला कोरोना है, तो जब आप उस कोरोना इफेक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि करंट की वजह से ओजोन गैस भी प्रोड्यूस होती है, एक्सरेज है, लेजर रेज है, तो इस तरह की स्पेशल रेज भी करंट की वजह से जनरेट की जा सकती है। एंड मोस्ट कॉमन इफेक्ट, शॉक। मतलब इलेक्ट्रिकल शॉक आप सभी ने जरूर कभी ना कभी खाया ही होगा, राइट। और ये जो इलेक्ट्रिकल शॉक है ये ह्यूमन लाइफ के लिए काफी डेंजरस है। जस्ट फॉर द नॉलेज, अगर हम लोग बात करें कि किसी ह्यूमन बॉडी से अगर 30 मिली एम्पेयर से ऊपर का करंट पास करे तो दैट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर अस। मतलब इंसान के शरीर से 30 मिली एम्पेयर से ज्यादा का करंट पास कर जाए तो मानवीय शरीर के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इंसान की सुरक्षा के लिए, करंट से बचने के लिए, करंट के झटके से इंसान की जान की सुरक्षा के लिए हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग आरसीसीबी भी कहते हैं, जिसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे, पर इतना हमें पता होना चाहिए। ऑलराइट, लास्ट में हम लोग बात करते हैं सीरीज और पैरेलल सर्किट के बारे में। सीरीज और पैरेलल सर्किट क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं सीरीज या पैरेलल की, दोस्तों एक सीरीज सर्किट में जो करंट होता है वो हर एक एलिमेंट में सेम होता है। मतलब अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको बोलूं कि मेरे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और ये दूसरा रेजिस्टेंस है, तो ये दोनों ऑब्वियसली सीरीज में है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर हमारे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, बहुत सारा रेजिस्टेंसेस उसमें दिए हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी ब्रांचेस सीरीज में लगी है, कौन सी पैरेलल में लगी है। पर ये तो काफी सिंपल सा हमें सर्किट दिख रहा है। तो यहाँ पे जब दो एलिमेंट सीरीज में होते हैं तो उनसे जो बहने वाला करंट है वो क्या होता है? हमेशा बराबर होता है, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीरीज सर्किट का वो ये है कि अगर ये जो रेजिस्टेंसेज हैं इनकी वैल्यू अलग अलग है तो इनका जो अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी अलग अलग होगा, राइट। और हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के अक्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप है हम किस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं? वो हम लोग ओम्स लॉ की मदद से निकाल सकते हैं। ऐसे ही जब हम पैरेलल सर्किट की बात करते हैं तो पैरेलल सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो हर एक एलिमेंट के अक्रॉस क्या होता है? सेम होता है। इससे मेरा मतलब क्या है? उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पास दो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, R1 और R2, और इन दोनों रेजिस्टेंसेस को आपने वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया है जिसकी वैल्यू है V, ठीक है। तो अब R1 और R2 इन दोनों के अक्रॉस कितना वोल्टेज मिलेगा? इन दोनों के अक्रॉस हमें सेम वोल्टेज V ही मिलने वाला है। और ये सारी चीजें हमें जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स को सॉल्व करेंगे तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हमें बहुत मदद करने वाले हैं, ठीक है। देन करंट की बात करें तो पैरेलल सर्किट में जो हमारा करंट होता है वो क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा सीरीज सर्किट में हमारी जो वोल्टेज थी वो डिवाइड हो रही थी, यहाँ पे हमारी वोल्टेज डिवाइड होती है, और पैरेलल सर्किट में हमारा जो होता है करंट डिवाइड होता है। करंट कैसे डिवाइड होगा? मान लीजिए कि ये जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है इससे हमारा I1 करंट आ रहा है और यहाँ से हमारा I2 करंट जा रहा है, ठीक है। और हमारा सोर्स से टोटल करंट जो आया I। तो अगेन अगर ये नोड A है तो केसीएल याद कीजिए। मैंने केसीएल आपको क्या बताया था? केसीएल हमने ये सीखा था कि किसी भी नोड पे या किसी भी जंक्शन पे आने वाला करंट कौन सा है? I। किसके बराबर होता है? उस जंक्शन से निकलने वाले करंट के, ठीक है। ये केसीएल का हमने रिवीजन कर लिया छोटा सा। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। एक छोटा सा होमवर्क आप सभी के लिए, आपको एक सर्किट में केवीएल लगा के मुझे बताना है कि इसकी केवीएल इक्वेशन क्या बनेगी। आसान सा सर्किट लेते हैं। इस सर्किट से जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है उसे हम लोग आई का नाम दे देते हैं, और चलिए थोड़ा सा और मैं इसको
आप लोगों के लिए आसान बना देता हूँ। यहाँ पे जो करंट गया वो I1 गया, यहाँ पे जो करंट गया वो I2 गया, ठीक है। अब आपको इस सर्किट की केवीएल इक्वेशन मुझे लिख के कमेंट में बतानी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज का लेक्चर होगा वो आप सभी को पसंद आया होगा। आज के जो टॉपिक्स हमने कवर करे वो आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों जो टॉपिक्स हमने कवर करे हैं आज, चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने कवर किया है। आज हमने क्या क्या कवर किया, हमने करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, पावर, एनर्जी, ये सारी डेफिनेशंस कवर करी। फिर मैंने आपको ओम्स लॉ बताया। ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू IR। फिर मैंने आपको क्या बताया, किरचॉफ लॉ बताया। किरचॉफ में कौन कौन से लॉ हमने पढ़े, KCL और KVL। KCL क्या था, किसी भी नोड पे या किसी भी जंक्शन पे आने वाला करंट और जाने वाले करंट हमेशा बराबर होंगे और इनका सम 0 होगा। KVL हमने क्या बताया कि किसी सर्किट में जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, इनका सम निकालेंगे तो टोटल जो टर्मिनल वोल्टेज है उसके बराबर हमें मिलेगा, ठीक है। रेजिस्टेंसेस से जुड़े हमने कुछ लॉ पढ़े। मैंने क्या बताया आपको कि किसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है, रो, एल बाई ए। एल क्या होता है, एल लेंथ होता है, ए एरिया होता है, रो रेजिस्टिविटी होती है। फिर हमने करंट से होने वाले इफेक्ट्स को पढ़ा कि करंट से क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, जैसे हीटिंग इफेक्ट हमने देखा, आयोनाइजेशन इफेक्ट पढ़ा, हमने केमिकल इफेक्ट पढ़ा, हमने स्पेशल रे इफेक्ट पढ़ा और शॉक इफेक्ट। इस तरह से हमने अलग अलग इफेक्ट्स करंट के देखे, ठीक है। टेम्परेचर से रेजिस्टेंस को क्या फर्क पड़ सकता है, मैंने आपको बताया था जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। तो ओम्स लॉ में हमने क्या देखा था कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। तो टेम्परेचर के बढ़ने से आपको जो रेजिस्टेंस है वो वेरी कर सकता है। तो टेम्परेचर हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। एंड एक और चीज जो मैं वहां पे मिस कर गया वो ये है कि करंट से होने वाले हीटिंग इफेक्ट को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसे हम कैसे, इस फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। हीट इज I2RT। तो ये बहुत आसान सा फॉर्मूला है जो हम याद रख सकते हैं। और फिर लास्ट में हमने सीरीज और पैरेलल सर्किट के बारे में डिस्कस किया। सीरीज सर्किट में हमने क्या बोला कि सीरीज सर्किट में करंट बराबर होता है, करंट सेम रहता है सभी एलिमेंट्स में, जबकि वोल्टेज इसमें क्या होती है, वोल्टेज इसमें डिवाइड हो जाती है। जबकि पैरेलल सर्किट में उल्टा होता है। पैरेलल सर्किट में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है और वोल्टेज हमारी सेम रहती है। तो ये हमने सारे टॉपिक्स आज कवर करे। आई होप आप सभी को ये सारे टॉपिक्स पसंद आए होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स को हम तक आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, या फिर आप अपने डाउट्स को हमें मेल भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।